हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो तो आज बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड, जो क्या है आरपीएससी वालों के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स है। कौन से क्लास की? क्लास 11th की, 11th की ज्योग्राफी की बुक है, भौतिक भूगोल। उसका है सेकंड चैप्टर है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुकी हूँ, जिसके अंदर हिमालय के बारे में बताया था। और जैसे हिमालय अपन कंपटीशन लेवल की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो हिमालय में क्या ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय कह देते हैं, शिवालिक श्रेणी आ जाती है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। पर अपनी एनसीईआरटी की बुक में क्या था, दार्जिलिंग और सिक्किम का कह दिया, एक हिमालय उसको अलग पार्ट कर दिया, अरुणाचल प्रदेश का अलग पार्ट कर दिया, उत्तरी पहाड़ियों का अलग पार्ट, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों का अलग पार्ट कर दिया, हिमालय के अंदर ही आता है वो, और हिमाचल उत्तराखंड का अलग पार्ट कर दिया। ऐसे करके उसको हिमालय को डिवाइड किया था। तो ये देखने के लिए मेरी पीछे वाली वीडियो देखना, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसके अंदर आ जाएगा ये सब। और आज हम कवर करेंगे उत्तर भारत का मैदान, द्वीपीय समूह है, भारतीय मरुस्थल। तो होता क्या है कि अपन जैसे बुक पढ़ते हैं तो अपन से नहीं पढ़ा जाता अच्छे से, है ना। तो मैंने ये लिखे हैं और इनको मैं सिर्फ डिफाइन करूँगी, ठीक है। इतने में से आपके ये 3 टॉपिक उसमें से क्लियर हो जाएंगे। क्लास जो 11th में है वो भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और आरपीएससी जो ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो बिना देर करते हुए बात करते हैं। जो उत्तर भारत का मैदान है, तो पता है कि हिमालय ऐसे है, तो इसके बाद में जो मैदान है, मतलब भारत के बीच का जो हिस्सा है वो क्या है, उत्तरी भारत का मैदान कहलाता है, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम में, मतलब पूर्व से पश्चिम में, यहाँ बात करते हैं ऐसे, इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है। उसके बाद में औसत 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिए, तो चौड़ाई की बात करते हैं तो वो कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। मतलब ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई वाला पार्ट क्या कहलाएगा, उत्तर भारत का मैदान। फिर बात आती है गहराई कितनी है। अब गहराई किसकी आपको पता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो उत्तर भारत का मैदान है वो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, और इनकी जो सहायक नदियां हैं ये मिलकर क्या बनाती है, उत्तर भारत का मैदान बनाती है। तो ये जो मैदान बनाएगी, तो वो नदियां जब मैदान बनाती है तो वो क्या करती है, जगह जगह से ये गोलासन पत्थर और ये कंकड़ ये वगैरह उठा के ले आती है, उपजाऊ मिट्टी भी उठा के ले आती है। तो उनसे जो जलोढ़ निक्षेप बनता है, क्या जलोढ़ निक्षेप बनता है, तो वो क्या है, उससे ये गहराई बताई गई है किसकी, उत्तर भारत के मैदान की। वो क्या है, 1000 से 2000 मीटर तक की गहराई है, किसकी, जलोढ़ निक्षेप वाले मैदान की। उत्तर से दक्षिण में इसको 3 भागों में बांटा है, जैसे भय, तय, जय, इसे याद रख लो। भाबर, तराई और ये जलोढ़ मैदान हो गया। अब भाबर की कितनी, 8 से 10 किलोमीटर की लेयर होती है, ठीक है। और होता क्या है यहाँ पे कि कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो नदियाँ आती है पूरे बहाव के साथ आती है, तो यहाँ पे ये लाके जमा कर देती है, फिर इनके अंदर ही लुप्त हो जाती है, तो वो क्या हो गया, भाबर हो गया, ठीक है। अब ये जब आगे चलेगी, मतलब भाबर के दक्षिण में क्या है, तराई, तो ये यहाँ जाके क्या होती है, जो लुप्त हुई नदियाँ वापस क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मैदान कितना हो गया, 10 से 12 किलोमीटर का। तो ये जब प्रकट होती है तो यहाँ पे अनूप बनाती है, क्या बनाती है, अनूप बनाती है। तो जब ये दक्षिण की तरफ निकलती है वापस, तब क्या, जलोढ़ का मैदान बनाती है, क्या बनाती है, जलोढ़ का मैदान। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसे, किस मैदान को, उत्तरी भारत मैदान को 3 भागों में बांट दिया, भाबर, तराई और जलोढ़। तो जलोढ़ में भी फिर क्या होता है कि जैसे ये नीचे आता है तो एक मैदान ये बन जाता है, एक मैदान ये बन जाता है। जो पुराना है वो क्या हो जाएगा, बांगर,
और जो नया है वो क्या हो जाएगा, खादर। तो इसको फर्दर कितने पार्ट्स में, बांगर और खादर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अपर्दनी व निक्षेपण, जितनी भी आकृति है भारत में, जितनी भी स्थलाकृति है बिना अपर्दन और निक्षेपण के नहीं बन सकती। जैसे हवाई मिट्टी उठा लेगी, अब वो कहीं ना कहीं तो निक्षेप करेगी, वहाँ टीला बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जब अपर्दन होगा उसके बाद निक्षेपण होगा, ठीक है। तो वो स्थलाकृतियाँ बहुत सारी है, जैसे रोधिकाएँ हो गई, टिल्ले हो गए, ये सब हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारी वाहिकाएँ भी होती है, बालू रोधी वाहिकाएँ, बालू रोधी वाहिकाएँ। फिर आता है सुंदरवन डेल्टा। अब सुंदरवन डेल्टा का तो पता ही है सबको कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरवन डेल्टा, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैग्रोव वन पाया जाता है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये मिला के इसको बनाती है। अब बात आती है जल विभाजक की, किसकी, जल विभाजक की। ये जो डेल्टा है ये एक सपाट, मैं रब कर देती हूँ, जो ये डेल्टा है सपाट मैदान बनाता है, कि कौन सा, सपाट मैदान बनाता है। और इसकी क्या होती है, जो गहराई होती है या फिर जो चौड़ाई मान लो वो 150 मीटर तक की होती है। अब जल विभाजक की बात आती है तो सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक है, और वो 2 राज्य हैं, एक तो है हरियाणा और एक हो गया दिल्ली जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। अब बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी की, किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की, जो क्या है, सांगपो नाम से भी जानी जाती है, सांगपो। फिर यहाँ इंडिया में जब आती है तो वो क्या होती है, नामचा बरुआ पर्वत, जो मैंने हिमालय में बताया है, शायद उसके बारे में देखना वो पीछे वाली वीडियो। सांगपो नदी कहाँ, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और सांगपो इसका नाम है वहाँ पे चीन में। फिर ये यहाँ जब अंदर प्रवेश करती है तो दिहांग, लोहित और जो गासो, जयंतिया और जो खारी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होते हुए जब ये इंडिया में धुबरी के निकट, कहाँ, धुबरी के निकट 90 डिग्री का मोड़ ले लेती है, मोड़ लेके बांग्लादेश में, कहाँ, बांग्लादेश में निकल जाती है, ठीक है। दक्षिण की तरफ लेती है मोड़, कहाँ, दक्षिण की तरफ लेती है मोड़, फिर बांग्लादेश में चली जाएगी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। जो इधर का पार्ट है वहाँ से सांगपो नाम से इसको चीन में जाना जाता है, तिब्बत से निकलती है, फिर उधर नामचा बरुआ, कौन सा पर्वत है, नामचा बरुआ, तो यहाँ से होती हुई फिर ये आगे आ जाती है। तो ये समझ में आएगा। और यहाँ पे मैदान तो आपको पता चल ही गया, जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मैदान है तो मतलब उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो वहाँ पे फसलें कौन कौन सी, गन्ना, जूट, गेहूँ, चावल। अब देखो चावल कौन सी, धान है, और मिट्टी ज़्यादा पानी वाले क्षेत्रों में मिलेगी, तो ये यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं हम, पहले किसकी कर लेते हैं, भारतीय मरुस्थल की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के मैदान के इधर क्या है, भारतीय मरुस्थल। देखो उत्तर और पश्चिम में फैला है, सबको पता है, जो राजस्थान का जो एरिया है, गुजरात और इस साइड यही है, क्या है ये, भारतीय मरुस्थल। क्या है इसकी आकृति, अनुदैर्ध्य, टिल्ले और बरखान है यहाँ पे, ठीक है। शुष्क वनस्पति है क्योंकि भारतीय मरुस्थल है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शुष्क रहेगा सब कुछ, ठीक है। पानी की भी यहाँ कमी है, क्यों कमी है, क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, गर्मी होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा ही, ठीक है। तो वाष्पीकरण ज़्यादा है इसलिए ये शुष्क है, वनस्पति रहित है। और फिर काष्ठ जीवाश्म आकल जो कहाँ है, जैसलमेर में है, जैसलमेर में। उससे पता चलता है कि पहले यहाँ क्या था, समुद्र था। और इससे पता चलता है कि ये मेसोजोइक काल की है, ये
ठीक है। फिर बात आती है ब्रह्मसर और समुद्री निक्षेप। क्या ब्रह्मसर ये भी जैसलमेर में है, तो जैसलमेर में ब्रह्मसर है जिसमें क्या मिले, समुद्री निक्षेप मिले। और कास्ट जीवाश्म पार्क आकल के कारण यहाँ पे ये अनुमान लगाया गया है, ये मेसोजोइक काल की क्या है, मेसोजोइक काल की क्या है ये, मेसोजोइक काल में क्या था, यहाँ समुद्र था। फिर बात आती है ढाल के आधार पर। अब देखिए ये जो उत्तर का मैदान है, ये जो उत्तर का मैदान है, इसके उत्तर पश्चिम में भारतीय मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके दो ढाल हैं, एक ढाल तो उत्तर में जो सिंधु नदी में जाएगा, ठीक है, दूसरा कच्छ की खाड़ी में। कहाँ, कच्छ की खाड़ी में। तो ये उत्तर की तरफ जा रहा है सिंधु नदी में, तो इसको कह देंगे उत्तरी मैदान, और ये कच्छ की खाड़ी में तो इसको दक्षिणी भाग कह देंगे। तो ढाल के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में, दो, उत्तरी व दक्षिणी। फिर बात आती है स्थानीय अपवाह की। अब देखिए यहाँ की जो नदियां हैं वो स्थानीय अपवाह के कारण, किसके कारण, स्थानीय अपवाह के कारण। वहाँ पे क्या, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण होगा, तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। क्या, पानी की बहुत कमी है। और यहाँ की नदियों की विशेषता क्या है, अल्पकालिक नदियाँ हैं यहाँ पे। क्या है, अल्पकालिक नदियाँ। तो आई होप यहाँ पे अपना भारतीय मरुस्थल कंप्लीट हो गया। अब बात आती है द्वीपीय समूह की। तो द्वीपीय समूह को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया अरब सागर वाले द्वीप, दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप। अब बंगाल की खाड़ी में 572, कितने, 572 द्वीप आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे अरब में ओनली 36 आइलैंड है, ठीक है। अब बात आती है इनके एक्सपेंडेंट की, जो ये 80 डिग्री और 12 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। देशांतरीय जो रेखा होती है वो इनको इस अकॉर्डिंग पार्ट करती है इनका, अक्षांशीय रेखा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा और पूर्वी देशांतरीय रेखा। तो देशांतरीय रेखा क्या है, 71 डिग्री और 74 डिग्री के बीच में, 80 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये क्या है, द्वीप समूह है। केरल तट से ये कितना दूर है, इतना दूर है। कौन, इसके मुख्य द्वीप कौन से, पहले तो ये देखो, लक्षद्वीप और मिनिकॉय और जो ये मिनिकॉय द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का, और जिसका क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे 453 वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है उत्तर में क्या है, अमीनी द्वीप है, कनानोरे द्वीप है। जो मुख्यतः द्वीप जो दे रखे हैं बुक्स में, हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे, और जब पेपर बनता है तो क्या करते हैं, बुक से ही उठाते हैं मोस्टली मैटर। देखिए फिर यहाँ पे और क्या आकृति हैं, पुलिन है, यहाँ पे बहुत सुंदर पुलिन बने हुए हैं जो किससे, तूफानों से बने हैं, जिस पर अबुद्ध गुट्टिकाएं सिंगिल पूर्वी तट पर पाए जाते हैं ये सब। तो ये जो आकृति है ये हम नेक्स्ट में एक आकृति डाल दूंगी जो समुद्र से बनी होगी, मतलब जल से निर्मित आकृति, हवा से निर्मित आकृति, वो सारे एक टॉपिक अलग वीडियो डालूंगी। अभी तो स्टार्टअप है तो देखिए जाइए। वो सर कहते हैं ना, एक कुमार गौरव सर कि भंडारा करेंगे, वो भंडारा करेंगे अपन ज्योग्राफी का। तो बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है, यहाँ 36 द्वीप है ओनली। इसका एक्सपेंशन इतना है, और इसका एक्सपेंशन क्या है, 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ, और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट के बीच में है ये क्या, बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं। अब देखिए इसको भी ना मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया है। जो उत्तरी भाग है वो क्या है, अंडमान कहलाता है, अंडमान, और जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है, निकोबार। एक बात और याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल जो है संपूर्ण द्वीपीय समूह को क्या करता है, दो भागों में बांटता है, 2 भागों में
बांटता है। अब बात आती है रिची और लबरिंथ द्वीप, इसके मुख्य द्वीप है रिची और लबरिंथ द्वीप। अब बात आती है जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है वो किसका हिस्सा है? जो जलमग्न पर्वत थे, जो पर्वत जल के अंदर समाहित हो चुके, उनका हिस्सा है क्या? जैसे क्या हुआ, स्थल था, यहाँ पे स्थल था नहीं, पहाड़ी थी और पानी आया बहुत सारा, तो ऊपर का जो पार्ट रह गया वो द्वीप बन गए थे। तो ये जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। बैरन आइलैंड जो एकमात्र क्षैत्रीय ज्वालामुखी था, जीवित ज्वालामुखी है भारत का। और जो महाराष्ट्र में तो क्या ये किस में है? निकोबार में है। कहाँ? निकोबार में है। और इसकी में जो ज्वालामुखी किससे, कंकड़ पत्थर गोलास थे, उनसे ये आइलैंड बना है। ठीक है। पश्चिमी तट पे पुलिन और इसका इनका द्वीपों का जो पश्चिमी तट है, इस पे क्या पुलिन और प्रवाल निक्षेप हुआ। प्रवाल एक ये जानवर टाइप में हम कह सकते हैं, वो क्या करता है अपनी खोल बनाता है एक, तो उससे ये द्वीप निर्मित हो जाते थे। वो कैसे समंदर के किनारे किनारे पे ऐसे बनाते थे, तो उनसे एक द्वीप निर्मित हो जाता है। संवहनी वर्षा, और जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है वहाँ पे वर्षा किस टाइप की होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो संवहनी वर्षा होती है। और भूमध्य रेखीय प्रकार की यहाँ पे क्या होगी? कृषि होगी। फसल जो वनस्पति जो भी मिलेगी, कृषि भी यहाँ पे अगर करेंगे तो वो उसी प्रकार की होगी। क्योंकि यहाँ पे उस टाइप में जो मौसम या जलवायु हम जो कहते हैं वो होती है। तो आई होप मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। बच गया एक तो तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठार, ये दो टॉपिक बच गए हैं, जिसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए। जो नहीं समझ में आए कमेंट करिए, उसका मैं वापस एक बार रिवीजन करवा दूंगी। तो थैंक यू।